हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें जो अपना चैप्टर चल रहा है शरीर द्रव तथा परिसंचरण का आज सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। वह रक्त समूह ए बी ओ आर एच और रक्त स्कंदन और लसिका या उत्तक द्रव्य। ठीक है, और तीन अपन छोटे छोटे टॉपिक यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ से बताऊं उसे हाईलाइट कर लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। कोई भी ट्रिक मैं आपको यहाँ से बताऊं तो स्टार्ट अपन करते हैं रक्त समूह, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न है। ठीक है, आप खून निकालते हैं, देखते हैं तो वो एक जैसा ही दिखता है अपने को, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर भिन्न होता है। रक्त का कई तरीकों से समूहीकरण किया गया है, मतलब इनका ग्रुप जो अपन बना रहे हैं वो अलग अलग तरीके से किया गया है। इनमें से दो मुख्य समूह है ए बी ओ तथा आर एच, जिसका पूरे विश्व में उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ए बी ओ समूह, और ये जो ए बी ओ समूह है जेनेटिक्स में भी अपन इसे पढ़ते हैं। ठीक है, वंशागति जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर भी आता है, तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत है। ए बी ओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिका, अपन ने बात की थी संगठित पदार्थ के तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लाल श्वेत और विमाणु की अपन ने बात की थी। तो ये जो आरबीसी, मान लो ये आरबीसी अपने पास है, या आरबीसी देखा जाए तो बाइकंकीय होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, डिस्क शेप में। तो ये आरबीसी मान लो, तो इसकी सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार के अपने पास प्रोटीन जिसे अपन बोल सकते हैं वो होते हैं। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं एंटीजन। आरबीसी की सतह पर एंटीजन या प्रतिजन। केवल आरबीसी की बात हो रही है, डब्ल्यूबीसी की या प्लेटलेट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आरबीसी के सतह पर जो मिल रहा है उसे अपन एंटीजन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो वो ए हो सकता है या क्या हो सकता है बी हो सकता है। तो ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर केवल ए प्रकार का एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर ए हो जाएगा। ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर केवल क्या है बी प्रकार का एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। और ऐसी आरबीसी जिस पर ए और बी दोनों ही है तो वो ब्लड ग्रुप अपने पास कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर दोनों ही नहीं है तो उसे अपन बोल देंगे ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है सारा खेल किसका, एंटीजन या प्रतिजन का। तो जहां एंटीजन मिलेगा, जिस प्रकार का मिलेगा उसी प्रकार का अपने पास क्या हो जाएगा, रक्त समूह यहां से हो जाएगा। तो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन ए और बी है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया दो होते हैं मेनली। अब दो किस प्रकार से, क्या वो साथ में है, क्या वो अलग अलग है, उसके आधार पर अपने पास चार प्रकार का रक्त हो जाएगा। इसी प्रकार अच्छा, ये एंटीजन ए और बी है जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि अगर एक बंदे से दूसरे में अपन ने ब्लड दिया है, ठीक है, तो ब्लड दिया तो ऐसा थोड़ी कि सीधा अपन दे देंगे, ब्लड टेस्ट अपन वहां पर करवा रहे हैं। तो जो भी अपनी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसको यहाँ पर प्रेरित ये करता है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी या शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। तो ये भी प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी लिखा है ये भी क्या है, प्रोटीन है। तो जहां पर भी किसी भी इंसान की अपन बात करें, ब्लड ग्रुप की जो अपन बात कर रहे हैं, वहां पर अपने पास एंटीबॉडी भी शब्द यूज में लिया जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रतिरक्षी मतलब रक्षा करना, प्रति का मतलब अगेंस्ट, जो भी अपने पास वायरस बैक्टीरिया जो भी शरीर में प्रवेश कर रहा है उसको निष्क्रिय करने के लिए जो प्रोटीन की संरचना होती है उसे अपन बोलते हैं प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी। इसकी स्ट्रक्चर आपको 12th क्लास में बता रखी, इस शेप में कुछ होता है। ठीक है, एंटीबॉडी इस प्रकार से होता है, कुछ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर होती है, उसे अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया प्रोटीन होता है, वह प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। तो जो मान लो ये कोई इंसान है इस प्रकार से, तो यहां से ये वायरस या बैक्टीरिया कोई घुसा है, तो बैक्टीरिया घुसा है उसके ऊपर भी क्या होंगे, प्रतिजन तो होंगे। ये बैक्टीरिया इसके ऊपर प्रतिजन होंगे। ठीक है, ये प्रतिजन है। तो जैसे ही अपने शरीर में प्रतिजन के साथ में वाला बैक्टीरिया घुसेगा तो अपने शरीर की जो कोशिकाएं, जैसे लिम्फोसाइट की अपन ने बात की या डब्ल्यूबीसी की अपन ने बात की, तो वो यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से वो करेगी प्रतिरक्षी का निर्माण और इस प्रतिजन के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, जो भी ये प्रतिजन आया था इसके अपोजिट सब प्रतिजन के लिए अलग अलग प्रतिरक्षी होती है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। जैसे ए आया प्रतिजन तो उसके लिए कोई अलग प्रतिरक्षी होगी, बी आया तो उसके लिए अलग होगी, सी आया उसके लिए अलग होगी। ठीक है, ये तो केवल एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लड ग्रुप की बात नहीं हो रही है, एग्जांपल की बात कर रहा हूं। ठीक है,
तो अलग अलग प्रतिजन के लिए अलग अलग प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, और ये जब प्रतिजन आता है तो प्रतिरक्षी इसके साथ में जुड़ जाती है। मान लो इस प्रकार का प्रतिजन आया तो प्रतिरक्षी जो था ये इस प्रकार का प्रतिरक्षी यहाँ पर था, इसके साथ में जुड़ गया, और जुड़ने के बाद में इसे यहाँ से क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, और अपना शरीर उससे बच गया। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, ये जुड़ेगा यहाँ पर और उसे निष्क्रिय कर देगा। तो प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। चार रक्त समूह ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसको तालिका में दर्शाया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। ऐसी आरबीसी जिसके ऊपर केवल प्रतिजन ए मिलेगा तो रक्त समूह ए हो जाएगा, जिस पर केवल बी मिलेगा रक्त समूह बी हो जाएगा, जिस पर ए और बी दोनों मिल रहा है उससे ए बी अपन बोल देंगे रक्त समूह, जिस पर दोनों ही नहीं मिल रहा है तो उसे अपन क्या बोल देंगे, ओ रक्त समूह यहां से बोल देंगे। तो रक्त समूह यहाँ पर लिखा है इन्होंने चार प्रकार की। लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन, तो रक्त समूह ए है तो इस पर प्रतिजन कौन सा है, ए है। रक्त समूह बी है तो उस पर प्रतिजन कौन सा है, बी है। रक्त समूह ए बी है तो उस पर प्रतिजन कौन सा है, ए बी है। और रक्त समूह ओ है उसका मतलब वहां पर प्रतिजन होता ही नहीं है, अनुपस्थित है। ये तो अपन ने बात कर ली प्रतिजन की, ठीक है। तो प्रतिजन सेम ही है रक्त समूह से, लेकिन ऐसे मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षी कौन सी होगी, तो जिस ऐसा मनुष्य या ऐसा रक्त की अपन बात करें जिसमें प्रतिजन ए है तो उसमें प्रतिरक्षी होगा बी। उल्टा अपने को करना, ठीक है, सेम प्रकार का नहीं होगा। अगर सेम प्रकार का हो जाएगा तो मैंने जैसा कि बताया था कि ए प्रतिजन है तो उसके लिए प्रतिरक्षी अगर ए हुई तो वो एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा, क्लोटिंग यहां से हो जाएगी और वहां से रक्त जम जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इंसान खत्म यहां से हो जाएगा। तो सेम प्रकार का नहीं हो सकता, प्रतिरक्षी अपोजिट होगा। जो रक्त समूह ए है उसमें प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी कौन सी हो गई, बी हो गई। रक्त समूह बी में प्रतिजन बी है तो यहाँ पर प्रतिरक्षी कौन सी होगी, एंटीबॉडीज ए हो गई। रक्त समूह ए बी है तो इसमें प्रतिजन कौन सा, ए और बी है, तो यहाँ पर प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त समूह ए बी जो प्रतिजन है इसमें प्रतिरक्षी क्या होती है, अनुपस्थित यहाँ से होती है। और यहाँ पर अपन ने बात की ओ में कोई भी प्रतिरक्षी प्रतिजन नहीं होता तो प्रतिरक्षी कौन सा होगा, ए बी यहां से हो जाएगा। ये दोनों आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो आप इसे रट लो, नींदों में क्वेश्चन पूछे तो आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले दोनों आप इजीली बता सकते हो। ए बी की अपन बात करें तो प्रतिजन तो ए बी ही इसके ऊपर होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्रतिरक्षी इसके ऊपर नहीं मिलेगी कोई भी प्रकार की। और ओ के अंदर वैसे एंटीजन अनुपस्थित होता तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए बी यहां से हो जाएगा। अब इनको रक्त कौन कौन दे सकता है, अभी अपन ने बात की थी कि ऐसे भी अपन बिना मैचिंग के दे नहीं सकते, सब इंसान एक दूसरे को नहीं दे सकते। ठीक है, रक्त समूह का मिलान करना आवश्यक है जब भी आप डोनेट कर रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं तब। तो ए रक्त समूह वाला है वो ए से ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो ओ से भी ले सकता है। क्यों, ओ के ऊपर जो आरबीसी है ओ के ऊपर क्या किसी भी प्रकार का एंटीजन होता है, एंटीजन होता है क्या, नहीं होता है। तो मान लो इस ओ वाले को किसी दूसरे मनुष्य को मैं डोनेट यहां से करता हूं, तो जब इसकी सरफेस पे एंटीजन ही नहीं है तो क्या ये अंदर जाके एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को प्रेरित करेगा क्या, नहीं करेगा। अरे जिसके ऊपर भी एंटीजन होगा, ऐसी कोशिका है जिसके ऊपर एंटीजन होगा, वो अगर किसी दूसरे के शरीर में जाएगा तो वो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करेगा। ये आप ध्यान में रखना है। आपको ये स्टेटमेंट अगर समझ में आता तो पूरा रक्त समूह समझ में आ जाएगा। ऐसा कोशिका की अपन बात करें, ऐसी कोशिका जिसके ऊपर एंटीजन है तो वो एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करेगा। ऐसी रक्त कोशिका है जिसके ऊपर एंटीजन नहीं है तो वो एंटीबॉडीज के उसको भी प्रेरित नहीं करेगा। सिंपल सा है कि दो दोस्त थे या दुश्मन थे मान लो, तो किसी ने एक को थप्पड़ मारा तब तो दूसरे वाला मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। नहीं, एक शांत है तो फिर वो क्यों, दूसरा भी शांत रहेगा वो क्यों करेगा। तो इसके ऊपर ये जो है थप्पड़ से आप याद रख लो, एंटीजन है इसके ऊपर, तो दूसरे के शरीर में जब जाएगा तो एंटीबॉडी वहां पर बनेगी। अब चुप नहीं रहेगा वो, लेकिन एंटीजन नहीं है वो थप्पड़ नहीं मार रहा, वो बिल्कुल शांत है, एंटीजन नहीं है तो वो एंटीबॉडी भी यहां से नहीं बनेगी। तो ए की अपन बात कर रहे हैं तो ए जो है वो ए से तो ले सकता है, सेम वाला तो सबसे ले सकता है, लेकिन वो ए जो है ओ से भी ले सकता है। ठीक है, ओ से भी ले सकता है क्योंकि ओ के ऊपर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती, अनुपस्थित होती है। क्लियर होगा ये पॉइंट। तो मतलब ए के ऊपर अनुपस्थित है तो ए तो सबको दे सकता है, ए तो शांत प्रिय है। ठीक है, तो ओ जो है वो तो सबको दे सकता है, ओ है शांत प्रिय। बाकी बी की आप बात करो, बी से ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी की अपन बात करें तो ए बी जो है, ए बी का क्या सिस्टम था, इसके ऊपर एंटीजन ए भी मिलेगा
और एंटीजन बी भी मिलेगा। मतलब ये ए वाले से भी ले सकता है, ये बी वाले से भी ले सकता है, ये ए बी वाले से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। मतलब ये जितने भी रक्त समूह बताया जा रहा है सब से ले सकता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोल रहे हैं, सर्वग्राही, सबसे ये ग्रहण कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है। और ओ की अपन बात करें, ओ ब्लड ग्रुप वाला है, वो केवल ओ से ही ले सकता है। क्या? वो केवल ओ से ही ले सकता है। ठीक है। तो ओ की अपन बात करें, ओ जो है चारों को दे रहा है तो सर्वदाता हो गया ओ वाला, और ए भी जो है सबसे ले सकता है, इसीलिए वो सर्वग्राही यहां से हो गया। क्लियर हो गया टेबल। दाता एवं ग्राही आदाता के रक्त समूह को रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोजकता या डोनर कंपेटिबिलिटी तालिका 18.1 में दिया गया है, तो इस अपन ने समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, सबको दे सकता है वो वाला, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को सर्व आदाता या ग्रही कहा गया है, जो सभी प्रकार के रक्त समूह से ले सकता है, क्योंकि इस पर ए और बी दोनों मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है वो अपने पास है आर एच, हाईलाइट कर लेने से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो मिल जाएगा। आर एच समूह की अपन बात करते हैं, एक अन्य प्रतिजन, ए और बी तो प्रतिजन थे ही, उसके अलावा एक अन्य प्रतिजन जिसे अपन बोलते हैं आर एच। एंटीजन आर एच है जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है, तथा ये आर एच एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाला एंटीजन के समान है। रीसस, RHESUS। ठीक है, एक बंदर का नाम था रीसस, और उसी से उसका जो आगे वाले दो अपने पास आर और एच है वो अपन ने लिया है आर एच से। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना भी थोड़ी सी जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आर एच एंटीजन होता है, तो मान लो ये व्यक्ति की अपन बात कर रहे हैं जिसके अंदर आर एच है, ये सरफेस है कोई भी अपने पास, इसके ऊपर आर एच है, तो उससे अपन ने बोल दिया आर एच पॉजिटिव, मतलब एंटीजन पॉजिटिव है, वहां पर प्रेजेंट है। और ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आर एच नहीं है, तो अपन ने बोल दिया आर एच नेगेटिव। तो ऐसे व्यक्ति को जिसमें आर एच एंटीजन होता है उसे आर एच सहित या आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसे आर एच हीन या आर एच नेगेटिव बोलते हैं। यदि आर एच रहित, ठीक है, अब आर एच रहित का मतलब क्या है, इसके ऊपर एंटीजन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर एच पॉजिटिव उसका मतलब पॉजिटिव का प्रेजेंट है, या आर एच, और ये आर एच नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं है इसके ऊपर। ठीक है। तो आर एच नेगेटिव वाले को अगर अपन किसी को देंगे तो वहां पर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी, क्योंकि नेगेटिव है, थप्पड़ ये मार नहीं रहा तो कोई दूसरा क्यों मारेगा। जबकि आर एच पॉजिटिव जो है अगर किसी दूसरे को अपन देते हैं या जाता है तो वहां पर एंटीबॉडी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आर एच रहित के व्यक्ति के रक्त को आर एच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, तो व्यक्ति में आर एच प्रतिजन आर एच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। तो अतः आदान प्रदान के पहले आर एच रक्त को भी मिलाना आवश्यक है। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है ये कोई भी दो इंसान है, इस स्टेटमेंट को समझ लो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा ही बन गया इंसान। ठीक है, या वापस बना देते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस प्रकार का है, एक अपने पास आर एच पॉजिटिव है और एक अपने पास क्या है, आर एच नेगेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है कि यदि आर एच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आर एच पॉजिटिव व्यक्ति के साथ मिलाया जाता है, आर एच पॉजिटिव वाले को अगर आर एच नेगेटिव वाले के साथ में अपन मिला रहे हैं, तो आर एच पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, ये यहां से इससे इसके शरीर में जा रहा है, तो वहां पर ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, जो पहला केस मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से आप एक फ्लो चार्ट बना लो। तो आर एच पॉजिटिव को आर एच नेगेटिव के साथ में मिलाएंगे तो एंटीबॉडी वहां पर मिलेगी, बन जाएगी, और एंटीबॉडी बन जाएगी तो आगे मनुष्य को दिक्कत आ सकती है। एक विशेष प्रकार की आर एच ए योग्यता को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के आर एच पॉजिटिव के बीच में पाया देखा गया। तो ये मान लो कोई मदर है इस प्रकार से, और ये इसके पेट में क्या है, बच्चा है। तो मदर इसमें क्या बोला है, गर्भवती आर एच नेगेटिव है, ये जो मदर है ये आर एच नेगेटिव है, और जो बच्चा है वो क्या है, आर एच पॉजिटिव है। अब ये अपने को बताया कि मदर और जो बच्चा होता है वो एक दूसरे से जुड़े होता है, किससे, प्लेसेंटा से, नहीं अपरा जिसे अपन बोलते हैं, ये प्लेसेंटा से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है आगे देखो, ये क्या बोल रहा है, तो अपरा द्वारा, अपरा या प्लेसेंटा जिसे अपन बोलते हैं, ये अपरा इसे अपन ने बोल दिया है, मां के गर्भ में बच्चा जो जिससे जुड़ा होता है वो है। तो अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आर एच एंटीजन सगर्भता में माता के आर एच नेगेटिव को प्रभावित नहीं करता। तो जब भी प्रेगनेंसी वाला केस चला तो अपरा से अलग रहता है,
लेकिन ये आप ध्यान रख लीजिएगा, अपरा जो है इससे क्या होता है, जो गैसेज है या जो कुछ सबस्टेंस है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह जो है, उनका एक्सचेंज हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है माता से गर्भ में। क्योंकि बच्चा जो खुद से सांस नहीं ले सकता माँ के गर्भ में है, तो वो जो है प्लेसेंटा से ही लेगा, O2 को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ जो ब्लड है उसका एक्सचेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्लेसेंटा मान लो इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पर बीच में कुछ इस प्रकार की एक झिल्ली होती है, ये बच्चे वाली साइड है और ये माँ वाली साइड है। तो गैसेज जो आएगी यहाँ तक आके क्रॉस कर देगी ब्लड के थ्रू, लेकिन ब्लड क्रॉस नहीं होगा, ब्लड यहीं तक आएगा, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के आगे नहीं जाएगा। और जो बच्चे से आएगी जो CO2 वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, बच्चे वाला जो ब्लड है वो भी बच्चे में ही रहेगा, माँ तक क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस होगा तो फिर तो क्या होगा, दिक्कत आ गई, सबके सब ब्लड ग्रुप सेम ही हो गए फिर तो, इस दुनिया के सारे। तो ये आपको सिंपल से ध्यान रखना, बहुत अच्छा टॉपिक लगता है। तो इसने क्या बोला है, पहली जो प्रेगनेंसी उसमें जो RH पॉजिटिव बच्चा है और जो RH नेगेटिव माँ है वो प्लेसेंटा से क्या होता है, सेपरेट होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। लेकिन जैसे ही प्रसव होता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, उस समय क्या होता है, माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। तो जो प्रसव होगा तो ये प्लेसेंटा यहाँ से टूटेगा, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा सिस्टम बाहर आ जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा यहाँ से टूटेगा, टूटने के समय प्लेसेंटा जब टूटेगा तो जो RH पॉजिटिव वाला बच्चा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना इसने बोला है, क्या बोला है, संभावना इसने बोला है, संभावना हो सकता है कि जो बच्चा RH पॉजिटिव था उसका कुछ अमाउंट में ब्लड जो है वो माता के शरीर में प्रवेश कर जाए, RH पॉजिटिव वाला। और RH पॉजिटिव वाला जब माता के शरीर में प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। तो ये पहला जो बच्चा था ये तो सेफली बाहर आ जाएगा। लेकिन अब जब दूसरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, दूसरी प्रेगनेंसी में ये प्लेसेंटा बना है, तो यहाँ जो एंटीबॉडी या जो प्रोटीन बने हैं, मान लो दूसरी प्रेगनेंसी में जो बच्चा है वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है जो कि एक प्रोटीन, और प्रोटीन का क्या हो सकता है, इस प्लेसेंटा से एक्सचेंज यहाँ से हो सकता है। तो ये जो एंटीबॉडी है वापस अगर इस बच्चे में आती है, तो एंटीबॉडी अपने पास कहां से आ रही है, मदर से आ रही, जो पहली प्रेगनेंसी में बनी थी, ठीक है, प्रसव के दौरान बनी थी, उसके बाद में वापस दूसरी प्रेगनेंसी में एंटर हो रही है। और बच्चा कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव वाला होगा, तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे और बच्चे को ऐसी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट। और एंटीबॉडी कहां से आई है, पहले प्रसव के दौरान जो शिशु था उसका रक्त अगर माता के शरीर में जाता है तो ये आपको सिंपल से ध्यान रखना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहां से बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स यहां से बन जाएगा, मतलब एंटीजन और प्रतिरक्षी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। कैसी में, जब शिशु का रक्त जो है माता के शरीर में जाता है प्रसव के दौरान, ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, माता के शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। यदि परिवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है, ठीक है। और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कोशिकाएं नष्ट हो सकती है। तो ये अभी बता दिया, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होगा, भ्रूण की जो RBC है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो पहले वाला चार्ट बना लो, डायग्राम बना लो, इजी रहेगा, मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है, और या उसे रक्ताल्पता या खून की कमी और पीलिया हो सकता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स होता है तो पीलिया या खून की कमी यहाँ से हो सकती है। इसके लिए भी टीके वगैरह लगते हैं, अगर हो जाता है एंटीबॉडीज का निर्माण तो हाथों हाथ टीके लग जाते हैं तो सही रहता, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ऐसी दशा को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस, ठीक है। फीटस जो लिखा है उसका मतलब होता है बच्चा, और इरिथ्रो का मतलब इरिथ्रोसाइट आपको बताया था, इरिथ्रोसाइट RBC को अपन बोलते हैं, ठीक है। इरिथ्रो RBC को अपन बोलते हैं। बच्चे के अंदर जो RBC मिल रही है वो क्या हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है, वही इसने लिखा है। या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए, टीके वगैरह लगाना चाहिए। क्लियर होगा वो टॉपिक, अच्छे से मैंने समझाया, नहीं आया तो वापस देखिए वीडियो को, डाउट हो तो कमेंट पूछिए, कमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी चोट या आघात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। चोट लगती है, खून बहता है कुछ समय तक, उसके बाद में रुक जाता है, कुछ में नहीं रुकता तो उनकी डेथ वहां से हो जाती है, ठीक है। तो रुकने की जो प्रोसेस है, वो जमने की प्रोसेस, उसे अपन बोलते हैं रक्त स्कंदन।
यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी वाले बता रहे हैं। आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। चोट लगती है तो कुछ समय बाद में वहां पर या तो गहरा लाल हो जाएगा या भूरे रंग का हो जाएगा, खून बहता हुआ रुक जाएगा। तो ये क्या है? ये रक्त का स्कंदन है या थक्का है, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बना होता है। ठीक है, तो मतलब अपन ने क्या किया है, जैसे अपन चाय की छलनी है, चाय अपन छानते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती वगैरह, इलायची वगैरह, अदरक वगैरह ऊपर हो जाती है और नीचे क्या होता है, नीचे अपने पास जो चाय बनी है वो निकल जाती है। तो अब यहाँ से जो अपन, जो भी अपने पास बीकर है, भगोनी वगैरह से अपन जो डाल रहे हैं, उसको रोक रहा है कौन? छलनी। तो ठीक वैसे ही अपना अंदर सिस्टम है। ये मान लो ये ब्लड अपने पास था, तो यहाँ जो स्किन जो थी, वहां पर अपने पास फाइब्रिन जो रेशे हैं वो आ जाएंगे और इसको बाहर निकलने से रोक देंगे। ठीक है, तो फाइब्रिन एक्चुअल में है क्या? इस जाल में, जो फाइब्रिन का जाल है, उसके अंदर क्या होता है, मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी होते हैं। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की अपन ने बात की, 120 दिन उसके पूरे हो गए तो वो प्लीहा में जा रही थी, लेकिन रास्ते में चोट वाला स्थान मिल गया तो वहां वो रुक जाएगी। ठीक है, फाइब्रिन जो है अपन ने पहले देखा था प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, जन का मतलब होता है इनएक्टिव। ये आपको पाचन से मैं बता रहा हूं, जहां पर भी GEN लिखा था उसका मतलब अक्रिय या निष्क्रिय होता है। तो फाइब्रिनोजन जो है वो एक एंजाइम थ्रोम्बिन जिसे अपन बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, उसकी प्रेजेंट में फाइब्रिन बना लेगा। और अब ये फाइब्रिन क्या हो गया, सक्रिय हो गया, एक्टिव यहां से हो गया। ठीक है, तो फाइब्रिन जो है रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर लिया टॉपिक में। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है थ्रोम्बिन एंजाइम की उपस्थिति में। थ्रोम्बिन की रचना कहां से होती है? थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। थ्रोम्बिन कहां से आता है? प्रोथ्रोम्बिन से आता है। प्रो का मतलब भी क्या होता है? निष्क्रिय। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रो और जन जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है निष्क्रिय। पाचन एवं अवशोषण नाम के चैप्टर से बताता आ रहा हूं। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है। थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, रक्त का स्कंदन होता है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। तो इसको एक चार्ट की हेल्प से आप बना लो यार, सीधा सीधा। ठीक है, एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं, लिख लो नोटबुक में। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। और अब ये जो थ्रोम्बिन है वो क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करेगा। ठीक है, अगर एक भी स्टेप यहां से मिस होता है, तो जैसे मान लो थ्रोम्बोकाइनेज को मैंने हटा लिया, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो एक स्टेप में चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। ये एंजाइम रक्त समूह प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला है, एक सीरीज है, मैंने आपको बता दिया, जिसे सोपानी प्रक्रम बोलते हैं। और सोपान को इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडेड सीरीज या प्रोसेस बोल दो। ठीक है, ये एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब भी चोट वगैरह लगती है, घात लगता है, तो रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है विशेष कारक को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं। जहां पर चोट लगी है वहां पर भी कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ 11-12 फैक्टर होते हैं, पर वो अपने क्लोटिंग फैक्टर जो है इतना डिटेल से नहीं है। पहले पूछते थे, अब डिटेल से नहीं है, जो स्कंदन को प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल कर लीजिएगा। क्लियर है? तो इतनी से अपने पास क्या है, प्रोसेस है स्कंदन की। नेक्स्ट है लसिका या उत्तक द्रव। रक्त जब उत्तक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है, मान लो ये कोशिकाओं का समूह है और इस कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो ये रक्त वाहिका यहाँ पर आ रही है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो रक्त जब कोशिकाओं से होकर गुजरता है, तब बड़े प्रोटीन अणु व संगठित पदार्थ को छोड़कर, ये जो रक्त वाहिका है इसके अंदर जो बड़े प्रोटीन है या जो संगठित पदार्थ, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अपन ने बात कर ली, अपने पास उत्तक हो गए। ठीक है, तो इन बड़े प्रोटीन को छोड़ करके बाकी जो भी रक्त से जल और जो जल में घुलनशील पदार्थ है, ठीक है, ये रक्त वाहिका है अपने पास। तो रक्त वाहिका में जो बड़े प्रोटीन है, ये अपने पास बड़े प्रोटीन हो गया,
और अपने पास दूसरा हो गया संगठित पदार्थ, जैसे डब्ल्यूबीसी वगैरह के, सॉरी आरबीसी के अपन बात करते हैं संगठित पदार्थ। तो ये जो बड़े पदार्थ है वो तो इसमें है, लेकिन बाकी जो जल विलय हैं, जो जल विलय हैं वो यहाँ से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये कोशिकाओं के समूह के बीच बीच में बाहर आ जाएंगे। तो इस तरल को जो बाहर आया उसे अपन बोलते हैं अंतराली द्रव या उत्तक द्रव, क्योंकि ये उत्तक है मेरे पास, ये उत्तक है। अब यहाँ से ये रक्त वाहिका है, तो यहाँ से ये रक्त वाहिका छोटी छोटी वाहिकाओं में, वाहिनिकाओं में टूट रही है, ठीक है। तो जब यहाँ से जो जल में घुलनशील है यहाँ पर ये बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे तो इसे अंतराली द्रव बोलते हैं या उत्तक द्रव भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तक के बीच में रहता है। बाकी बड़े प्रोटीन वगैरह जो है संगठित पदार्थ वो इसी के अंदर रहेंगे और इसी से वापस बाहर चले जाएंगे, उत्तक में ना आके वापस चले जाएंगे। तो इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण मिलता है, किसमें, अंतराली द्रव में या उत्तक द्रव में। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। तो ये जो द्रव आया है यहाँ पर जो डॉट डॉट में बता रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगी, गैसेस भी तो एक्सचेंज होगी कोशिका तक, O2 जाएगी, CO2 यहाँ से आएगी, जो भी खाने वाले पदार्थ है वो भी यहाँ से होंगे। तो ये जो लसिका जो अपने पास उत्तक द्रव है वो क्या करता है, वो इसमें हेल्प करता है आदान प्रदान में। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इसके बीच बीच में जो क्या यहाँ पर वाहिकाओं का जाल होता है, इसे अपन देखेंगे अभी थोड़े टाइम में, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे वाहिकाएं क्या होती है, लसिका वाहिका क्या होती है, ठीक है। तो ये जो है वाहिकाओं का जाल होता है, नेटवर्क जो होता है, जिससे जो लसिका तंत्र, ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है। ये जो नेटवर्क है किसका निर्माण करता है, लसिका तंत्र का निर्माण करता है। इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो द्रव है यहीं पर पड़ा रहेगा परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी द्रव आया है, यहाँ जो है अपने पास ये जो भी द्रव आया है, ये अपने पास क्या लसिका तंत्र या लसिका वाहिकाएं हैं, बहुत सारी लसिका वाहिकाएं हैं। ये लसिका वाहिका क्या करेगी, इस द्रव को वापस यहाँ से लेगी और इसे बड़ी शिरा में छोड़ देगी। तो इस प्रकार का डायग्राम आप बना लो। ये अपने पास धमनी हो गई, यहाँ से क्या होगा, जो बड़े प्रोटीन वगैरह हैं वो इसके अंदर ही रह गए, बाकी जो जल विलेयशील है, जल में घुलने वाला है वो बाहर आए, यहाँ से एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन CO2 या जो खाद्य पदार्थ है उसका, उसके बाद में वापस से लसिका वाहिका इसको संग्रहित करेगी और उसे बड़ी शिरा में डाल देगी। इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट बना लो, इजी रह जाएगा। तो इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिरा में वापस छोड़ता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव या तरल को लसिका अपन कहते हैं। लसिका तंत्र में जो लसिका वाहिका उसमें जो है उसे अपन लसिका बोलेंगे। उत्तकों के बीच में जो है उसे अपन क्या बोलेंगे, अंतराली या उत्तक द्रव उसे अपन बोलेंगे। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट होता है। लसिका जो था जो किसके अंदर मिल रहा है, लसिका तंत्र में मिल रहा है, वो रंगहीन होता है, विशिष्ट लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट अपन ने देखा था डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है, जो एक ग्रेन्युलोसाइट या एक कणिका में जो कोशिका थी, एक अणु कोशिका थी, उसका एक प्रकार है लिम्फोसाइट, ठीक है। बता रखा है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, जो पढ़ रहे हो तो उसको समझ में आ रहा है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी, ये भी आपको बता दिया। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बाहरी पदार्थों को हटाता है, उसको डीएक्टिवेट करता है, बैक्टीरिया वायरस को। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पोषक पदार्थ के लिए भी और हार्मोन के लिए भी हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट करने में। आंत्र अंकुर में उपस्थित लेक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करता है। तो लेक्टियल अपन ने वहां पर एक बात की थी, एक बड़ी सी लसिका वाहिका होती है जो क्या करता है, फैट या जो लिपिड है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, अवशोषण करने में हेल्प करता है। तो ये डाइजेशन वाले टॉपिक में भी अपन ने डिस्कस कर रखा है, लिख रखा है वहां पर भी, ठीक है। वापस से देख सकते हो, जिसको याद नहीं आ रहा हो तभी तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये लसिका वाला टॉपिक भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो परिसंचरण तंत्र, अपन ह्यूमन का जो परिसंचरण तंत्र है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर वगैरह अपन देखेंगे, वाहिकाएं वगैरह अपन यहाँ से देखेंगे, ठीक है। और आगे किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होगा वो यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, जो भी फ्लो चार्ट मैंने बनाया है उसे आप बना लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए, एनसीईआरटी में साइट बना लीजिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।